हेलो बच्चों, क्लास 10th का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी। उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोला तो था मैंने 1 शॉट कंप्लीट करूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी, टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे थे। अब साइंस है भाई, टॉपिक्स में घुस जाओ तो न जाने कहाँ घुस जाओगे, है ना। तो पोटेंशियल तक कंप्लीट मैंने करा दिया था। आज हम लोग पोटेंशियल के आगे का पढ़ेंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि तुम लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा, कॉपी में लिख लिया होगा, नोट्स बना लेना। फिजिक्स से बेटा नोट्स मांगती है, अगर आप जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो लिख लिख के देख लेना, उनके नोट्स बना लेना वीडियो से, और इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वाली जरूर देख लेना, ठीक है, काम आएगी। तो पोटेंशियल तक हमने प्रॉपर पढ़ लिया था। आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे, ओम्स लॉ का। तो डालते हैं हेडिंग, सीधा आप पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ। खाना वाना खा के आओ, अगर ज़्यादा खा लो तो कैसी आवाज आती है? ओम। वो वाला ओम नहीं है, ये प्रभु जी वाले ओम नहीं है, दूसरे वाले ओम है, ये वाले ओम नहीं है। अच्छा, ओम्स लॉ होता क्या है? करंट और पोटेंशियल के बारे में अगर तुम प्रॉपर जानकारी रखते हो तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी कि जो करंट किसी सर्किट में फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। कब? प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ओम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ का मतलब इसकी स्टेटमेंट है, सीधी स्टेटमेंट है और कॉन्सेप्ट है। डिराइव करते हैं हम इसको 12th में, लेकिन हायर क्लासेस में जब हम इसको डिराइव करते हैं तो मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले ओम्स लॉ की स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। मैंने क्या स्टेटमेंट बोली? करंट जो फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। कब? जब टेम्परेचर या अदर फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहे। इसको आप लैंग्वेज बनाओ कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन अ सर्किट प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर या अदर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मैं इसमें यूज कर सकता हूं V प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज आप जितना ज़्यादा देते हो, करंट उसी हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है। कोई कोई V प्रोपोर्शनल I, कोई कोई I प्रोपोर्शनल V, दोनों एक ही बात है। तो V इक्वल I या कांस्टेंट लगाते हो आप कोई ना कोई, तो यहाँ कांस्टेंट लगता है R इंटू I। R एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा वर्ड मिला, टॉपिक पहले समझने वाला है, ध्यान से समझ लेना। R एक क्या है बेटा? कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस वर्ड आया रेजिस्ट से। अब रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस का मीन क्या है, तो ये किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है। किसको रोकता है? फ्लो ऑफ चार्ज को। और कल की क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। तो ये करंट को रोकता है, किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने को रोकता है। भाई ऐसे मान लो तुम खेलने जाते हो, तुमको तुम्हारे मम्मी पापा रोकते हैं, गार्जियंस रोकते हैं, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? जो किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को रोकता है। इसको अगर मैं और ठीक से पढ़ने जाऊं तो R इक्वल में पढ़ूंगा V अपॉन I, इससे ज्यादा ना पढ़ना। रेशियो ऑफ वोल्टेज और करंट कांस्टेंट रहता है। रेशियो ऑफ वोल्टेज और करंट कांस्टेंट रहता है। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब, और ये एप्लीकेबल कहाँ पे होगा? केवल कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल हो। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर्स आप लोग जानते होंगे। कंडक्टर क्या होता है? जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो फिजिकल कंडीशंस के थ्रू अपनी अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी दोनों के इंटरमीडिएट होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो बेसिक पॉइंट था। तो R इक्वल आपने क्या पढ़ लिया? V अपॉन I। मीन वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो क्या होता है? एक कांस्टेंट के बराबर होता है। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, देखो इनहेरेंट प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकता मैं यहाँ पे। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये फ्लो ऑफ चार्ज को रोक रहा है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस की आप डेफिनेशन समझ गए। दो, पहली, ये अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। दूसरी,
वोल्टेज और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इस बात को तो भैया मैंने कैसे बोल दिया, मैथमेटिकली। अब मैं आपसे पूछूं यार इसका कॉज क्या होगा। मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एक सिंपल बात मैंने पूछ ली, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, कहां से आया होगा रेजिस्टेंस। तो देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलेंगे मूव करने के लिए आगे। चार्ज पार्टिकल है, इसको तुमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया या नहीं किया। अब मैंने एक बात करी कि यार जब ये मूव कर रहे होंगे, चले होंगे, मान लो भंडारे में पोड़ी बट रही है। अब भंडारे में पोड़ी बट रही है और पूरी एक प्रॉपर लाइन ना हो, क्या करते हो तुम, मुझे लाओ, किसी की सब्जी और पोड़ी किसी के उसमें गिर जाती है, मीन लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में कोलिजन होता है भागने के चक्कर में। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पे हुई होगी। यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हुए होंगे, कोलाइड हुए होंगे। तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, टकराते हैं। जब चार्ज पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो वो आगे फ्लो नहीं हो पाएंगे। वो ध्यान समझना, जब चार्ज पार्टिकल अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, तो उनका फ्लो क्या होगा, रुकेगा, जो कि कॉज बनता है रेजिस्टेंस का। तो वन लाइन डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या बताओगे, ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज पार्टिकल्स का कोलिजन होता है वो हमारा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बनता है। तो आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ ली, दो डेफिनेशन पढ़ी। पहला जो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को फ्लो होने से रोकता है। दूसरा V और I का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, रेजिस्टेंस क्यों बनता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब चलते हैं तो रास्ते में वो टकराते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हम लोग यूनिट वगैरह पढ़ लेते हैं R की। यूनिट ऑफ R अगर मैं पढ़ने जाता हूं तो V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, कल पढ़ा। करंट की क्या होती है, एम्पियर, ये भी कल पढ़ा। या इसकी दूसरी यूनिट होती है ओम, सिंबल इसका ऐसा होता है, ये ओम का सिंबल होता है। तो रेजिस्टेंस की आप यूनिट क्या बना देते हो, ओम बना देते हो। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा डिफाइन 1 ओम। 1 ओम डिफाइन करो। तो भाई यहां से देखो, अगर V हमारा 1 वोल्ट हो जाए और I 1A हो जाए तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करो जिसकी वजह से 1 एम्पीयर करंट फ्लो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करो जिसकी वजह से 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो ये कई बार 10th लेवल का क्वेश्चन आता रहता है बेसिक क्लासेस में कि डिफाइन 1 ओम। तो आप डिफाइन 1 ओम क्या बोलोगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से 1 एम्पीयर की करंट फ्लो होती है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। रेजिस्टेंस की बातें आपको समझ में आ रही हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं रेजिस्टेंस को, अभी यहीं खत्म करते हैं सारा, V और I में, तो ये बना I और ये गया V। तो देखो बेटा V अपॉन I है, इसका रेशियो हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे समझो। तो परपेंडिकुलर में कौन है, वोल्टेज, बेस में कौन है, करंट। परपेंडिकुलर में कौन है, वोल्टेज, और बेस में कौन है, करंट। तो अगर मैं देखूं तो जितना मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं उसी हिसाब से करंट बढ़ रही है इस पॉइंट पे। तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और इनका जो स्लोप मिलता है, स्लोप, ये जो स्लोप बोलते हो, ये स्लोप होता है R इक्वल V अपॉन I, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट समझ में आ रहा है। तो V और I ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, R देता है, रेजिस्टेंस देता है। स्लोप ऑफ V एंड I ग्राफ क्या शो कर रहा है बेटा, आपको रेजिस्टेंस दे रहा है। क्लियर बात, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई, रेजिस्टेंस का कॉस्ट समझ में आ गया, रेजिस्टेंस की यूनिट आपको समझ में आ गई, 1 ओम की डेफिनेशन समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया। अब मान लो आपसे मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया, बिल्कुल छोटा सा, कि ये I है और ये V है, दो मटेरियल हैं जिनके 2 ग्राफ गिवन है A और B, इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सिंपल पूछा मैंने, A और B ये 2 पार्टिकल हैं,
दो ग्राफ आपको दे दिए गए, इनमें रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। तो आपने सीधा देखा यार V और I का जो स्लोप होता है वो R होता है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, V और I का स्लोप देखना ज़्यादा किसका है। तो मुझे ज़्यादा किसका दिख रहा है, B का दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है जो स्लोप ऑफ B है वो ज़्यादा है स्लोप ऑफ A से। तो रेजिस्टेंस ऑफ B जो होगा वो रेजिस्टेंस ऑफ A से ज़्यादा होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जो स्लोप ऑफ B होगा, B वाले का जो स्लोप होगा वो A वाले स्लोप से ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ B जो होगा वो रेजिस्टेंस ऑफ R से ज़्यादा हो जाएगा। इतनी बात बिल्कुल प्रॉपर आपको समझ में आ गई। ओम्स लॉ एकदम प्रॉपर क्लियर हो गया ठीक से कि किस तरीके से हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करा, ग्राफ फाइंड आउट करा। ठीक है जी, R आपने बना लिया। ओम्स लॉ में आपने V और I में रिलेशन भी पढ़ लिया। ठीक, इतनी बात पढ़ ली। अब ये बात करते हैं यार कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता होगा। भाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, जो चार्जेस को फ्लो होने से रोक रहा है। आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए, जो चार्जेस को फ्लो होने से रोक रहा है। अच्छा, तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता होगा। सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आ गई, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सोचो, कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है। अब तुम्हारे यहाँ कोई हो जो तुम्हें बात बात में टोक रहा हो कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब सोचो वो अगर तुम्हारे साथ 5 मिनट को बैठा है तो टोक के चला गया, अब वो तुम्हारे साथ 10 घंटे के लिए है, तो तुम्हें इरिटेशन कब होगी, जब वो तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक चलेगा। ज़्यादा देर तक चलने का मतलब अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज़्यादा है, हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं ना, किन किन बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल से क्या होगी, लड़ाई ज़्यादा दूर तक होगी। अब लड़ाई होती रहेगी तो फ्लो कहाँ होगा, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो अपोजिशन ज़्यादा मिल जाएगा, अपोजिशन ज़्यादा मिल जाएगा तो अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो पहली बात, पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ ज़्यादा तो R ज़्यादा, लेंथ कम तो R कम। क्लियर बात, ठीक। दूसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। सपोज करो ये एक वायर है, अब कई बच्चों को एरिया नहीं पता होगा, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसको कहते हैं लेंथ। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना चार्ज पार्टिकल जल्दी जल्दी चला जाएगा, मोटाई जितनी ज्यादा होगी इजीली चला जाएगा। भाई लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है, पतली चीज पे। घर छोटा है, मेंबर्स ज्यादा है, लड़ाई ज्यादा होगी। घर बड़ा है, मेंबर्स भी अगर ज्यादा है तो क्या हुआ, अपने अपने रूम में सो रहे हैं। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दोनों बातें समझ में आ गई। लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरी बात बातों से करते हैं, नेचर। नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट होगा तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। मीन हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल सेम, अगर मटेरियल चाहे अलग अलग हो जाए रेजिस्टेंस तुम सेम कर दो, नहीं। हर एक मटेरियल की अपनी अलग क्वालिटी होगी, उसके मॉलिक्यूल्स की अलग क्वालिटी होगी, एटम्स की अलग क्वालिटी होगी, चार्ज पार्टिकल के टकराने की अलग क्वालिटी होगी। तो सही बात है। तो अगर मटेरियल ऑफ नेचर या नेचर पे क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल्स का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, आप चौथा पॉइंट समझते हैं। भाई थर्ड पॉइंट समझ में आ गया ना कि नेचर अगर डिफर कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, उसका रेजिस्टेंस भी डिफर करेगा। फोर्थ पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, सोचने वाली बात है। कहीं लड़ाई चल रही हो, उन्हें तुम और गुस्सा दिला दो, उनका टेम्परेचर और बढ़ा दो तो क्या होगा, लड़ाई और तेज हो जाएगी। लड़ाई और तेज होने का मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये सब किसकी बात चल रही है, कंडक्टर्स की। ठीक है, तो कंडक्टर्स में अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो सॉरी टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर के अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है भैया, प्रॉपर बात समझ में आ गई। अब मान लो इसी को मैं एक ग्राफ में आपसे पूछ लूँ, ये आई ग्राफ है, ये वी ग्राफ है, ये T1 है, ये T2 है, दो टेम्परेचर है। अब मैंने पूछा किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए आपने एक बात सीख रखी है कि इनका स्लोप किसका ज़्यादा होगा। तो T1 और T2 में स्लोप किसका ज़्यादा है, T1 का। तो RT1 बड़ा है RT2 से, मीन रेजिस्टेंस ऑफ T1 बड़ा है रेजिस्टेंस ऑफ T2 से, तो T1 भी बड़ा होगा T2 से। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर किसका ज़्यादा आ गया, T1 का, और किसका कम आ गया, T2 का। रेजिस्टेंस की बात समझ में आ गई आपको प्रॉपर। रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर एक वर्ड आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का स्पेशलाइजेशन। टॉपिक अच्छा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, इसका नाम स्पेसिफिक क्यों पड़ा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। किसी भी मटेरियल की ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है। तो अगर मैं देखता हूं तो वी हैव R प्रोपोर्शनल L, ठीक है, R प्रोपोर्शनल 1/A, बहुत बढ़िया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, L/A आना चाहिए। तो R इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो, इक्वल लगाते हो, रो L/A। ये जो रो है ना, RHO, यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया आपने, कांस्टेंट लगाया, तो ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या क्या है, रेजिस्टिविटी है। वर्ड समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर। अच्छा, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं रो के पास चलता हूँ। भैया रो मुझे कुछ बताओ, समझाओ। रो इक्वल आपने बता दिया RA/L। RA/L अगर आपके पास रो आ गया तो इसमें मैं क्या डिफाइन करूं, सोचो। अगर L 1 मीटर हो जाए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो रो इक्वल क्या आ जाएगा, R × 1/1, R इक्वल R, रो इक्वल R। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होगा कब, जब उसकी लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। बात समझ में आ रही है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई। अब इसके आगे अगर मैं कहूं तो तुम बोलोगे सर इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ये था कि ये रेजिस्टेंस या किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। कहानी समझ लो बस यहां पे ये बात, लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट होगी, ये इंडिपेंडेंट होगी। मीन अगर आप लेंथ को घटाते या बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। एरिया को घटाते बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई। क्योंकि मैं अभी ये आप लोगों के लिए बेसिक क्लास के लिए 10th क्लास के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9th 10th के लिए, इस वजह से मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका आता कहाँ से है, मैकेनिज्म कैसे कैंसिल आउट होता है। हायर क्लासेस में इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, ठीक है। तो अभी आप रेजिस्टिविटी के लिए इतना समझो, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। लेंथ और एरिया के ये इंडिपेंडेंट होती है।
अगर मैं लेंथ को घटाऊं या बढ़ाऊं, क्वेश्चन में आ जाएगा कि लेंथ को डबल कर दिया रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगी। एरिया को डबल कर दिया रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगी। हाँ, रेजिस्टेंस चेंज होगा, वो मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यूनिट ऑफ रो निकालते हैं। यूनिट ऑफ रो, अगर मैं रो की यूनिट निकालता हूं तो देखो आर की क्या होती है, ओम, इसकी मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, कट गया तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। क्या आ गई, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है भैया, रेजिस्टिविटी वर्ड समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। तो अच्छा एक चीज सोचो, अगर मैंने एक टर्म दे दी, एक नाम दे दिया कि जो कंडक्टर्स को फ्लो होने से रोकता है, तो यार कोई तो होगा ना जो उसको फ्लो होने में सपोर्ट करता होगा। सही बात है, अगर रोकने वाला है तो इस दुनिया में सपोर्ट करने वाला भी होगा। जो सपोर्ट करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंडक्टेंस। नाम पे आओ, वर्ड हमने पढ़ा कंडक्टेंस, और दूसरा वर्ड पढ़ा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस। बढ़िया चीज है। देखो आज इक्वल तो मैं ऐसे समझाता हूं, कंडक्टेंस के बारे में जो आप जानकारी देख रहे हो वो होता है 1 रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी होता है 1 रेजिस्टिविटी। मीन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस कहलाता है, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कहलाता है। ये तो मैथमेटिकल हुआ। प्रैक्टिकल क्या हुआ, जो रोक रहा था वो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट कर रहा है वो कंडक्टेंस। तो अगर कहीं पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। इन द सेम वे कंडक्टिविटी बढ़ी, रेजिस्टिविटी घटी, और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। बात समझ में आ रही। तो कंडक्टर्स के साथ क्या होता होगा, कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी स्मॉल होती है, इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी हाई होती है, और सेमी कंडक्टर्स में इन रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा और इंसुलेटर से कम होती है। कंडक्टिविटी का भी सेम कॉन्सेप्ट ले सकते हो। कंडक्टर्स में क्या होगा, कंडक्टिविटी हाई होगी, इंसुलेटर्स में क्या होगा, लो होगी, सेमी कंडक्टर्स में क्या होगा, दोनों के इंटरमीडिएट होगी। इस वजह से हम सेमी कंडक्टर के लिए डिफाइन करते हैं कि कंडक्टिविटी इज इंटरमीडिएट दोनों में। किस किस में, कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स के इंटरमीडिएट होती है कंडक्टिविटी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, तो यार अगर सोचो, अगर ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, तो डिपेंड किस पे करती है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर पढ़ते हैं, ये पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, आने लायक है, आ भी सकता है। तो सपोज करो हम रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हम कॉपर के लिए ड्रॉ करते हैं। कॉपर मेटल है। दूसरा ग्राफ हम एलॉयस के लिए ड्रॉ करते हैं। ये मेटल्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ये एलॉयस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, और तीसरा ग्राफ हम लोग सेमी कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी ग्राफ, ये टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी ग्राफ। सोचने वाली बात है। तो चलो यहां से कॉपर हट जाओ, कॉपर अकेला मेटल थोड़े, बहुत सारे मेटल के लिए अगर ड्रॉ करने जाऊं तो मेटल की क्या है, रेजिस्टिविटी ऑलरेडी लो है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब तुमने उसके साथ खुराफात किया, खुराफात करने का मतलब तुमने लड़ाई करवाई। अब अगर तुम लड़ाई करवाने गए तो क्या हुआ, ऑलरेडी लो थी, तो पहले तो कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जब लेवल आ जाएगा, रोज तुमने कान में कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, तो क्या होगा, ऐसे चली, पहले तो कुछ नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, घर की बात है, घर की बात है, फिर वो उठनी शुरू हो गई,
फिर जब और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज हो जाएगी। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आपने 9th में पढ़ा होगा। एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर। अगर एलॉयज आपके मिक्सचर होते हैं और इनकी तो रेजिस्टिविटी पहले से ज़्यादा है और तुमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, गुस्से में तो ऑलरेडी बैठा है और तुमने और गुस्सा दिला दिया, क्या हुआ? गुस्से में तो बैठे ही था, तुमने और गुस्सा दिला दिया, पारा आई। अच्छा, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या है? मटेरियल पार्टिकल वैसे भी नहीं चल रहे और तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या हुआ? चलने शुरू हुए तो उनका तो मजा आ गया, उनकी तो रेजिस्टिविटी थोड़ी बहुत घट गई। तो मेटल्स की और एलॉयज की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बढ़ती है। मेटल्स की और एलॉयज की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बढ़ती है। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से घटती है। सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर्स हो, इनको अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? घटेगी। मेटल और एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी की टर्म समझ में आ गई, रेजिस्टिविटी की बातें समझ में आ गई आपको। दोबारा समझ लो, मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या है? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया था, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस समझ में आ गया। अब आपने रेजिस्टिविटी की जब टर्म्स यूज की तो रेजिस्टिविटी भी आपको सारी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर करें तो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस आपने जो रिप्रेजेंट करना, ऐसे रिप्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मैथमेटिकल आप रेजिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करना है तो बेटा दो तरीके से कंबाइन होता है, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। देखो रेजिस्टेंस पूरा पढ़ा दिया मैंने तुमको अभी तक, ओम्स लॉ से शुरू करा था और एकदम रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी धमाकेदार पढ़ लिया। अब आपको कंबाइन करना है रेजिस्टेंसेस को। तो सबसे पहली बात तो सीरीज और पैरेलल होते क्या है, मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करके बताता हूँ। जैसे हमारे पास दो मार्कर हैं, इसके कैप वालों को प्लस मान लो और विदाउट कैप वालों को आप माइनस मान लो। तो अगर प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट करते हो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अगर सारे प्लस एक जगह और सारे माइनस एक जगह कनेक्ट करते हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? तो सीरीज क्या होगा? प्लस माइनस ऐसे चलेंगे और पैरेलल क्या होगा? ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए आपने क्या किया, मान लो हमारे पास 2 या 3 रेजिस्टेंसेज हैं। एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ये ले लिया, तीसरा रेजिस्टेंस ये ले लिया। R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका R3। देखो तीनों सीरीज में लगा दिए। इनको एक सेल से कनेक्ट कर दो और एक की लगा दो। सेल और की सिंबल्स आपको शायद पता होंगे, नहीं पता होंगे तो मैं अभी इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बता दूंगा। ये सेल लिया, इसका V वोल्ट है। ये आपने की लिया, की कह लो, स्विच कह लो। अच्छा, जब प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट है तो जितनी करंट यहां से जाएगी वो करंट क्या होगी? सब में इक्वल अमाउंट में बढ़ जाएगी। मीन सब के लिए करंट जो होगी वो सेम रहेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है बेटा? सेम रहती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट आपकी सेम होती है। अब ये करंट निकलेगी कब? आपने सर्किट किया क्लोज, देखो स्विच ऑन स्विच ऑफ,
तो जब करंट निकली तो सीरीज में आपको क्या याद करना है, करंट सब में सेम होती, फिलहाल याद कर लो, नहीं याद करो तो मैं समझा रहा हूँ कैसे। सेम करंट पूरे में चली गई होगी। अच्छा, जब करंट सेम है तो सब के लिए जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। इसके लिए वोल्टेज V1 मान लो, इसके लिए V2 मान लो और इसके लिए V3 मान लो। ठीक है, तो आपने V1, V2 और V3 तीन वोल्टेज दे दे, क्योंकि आपको करंट को सेम रखना है। सेम करंट इसके पास आ गई I, इसके पास भी आ गई I, इसके पास भी आ गई I। ठीक है, अच्छा टोटल वोल्टेज तो तुम यहां से दे रहे हो ना बेटा। अगर आप टोटल वोल्टेज V दे रहे हो तो V इक्वल आप क्या लगाओगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ, IR अभी पढ़ाया है, अभी पीछे से देखो V इक्वल IR पढ़ाया है ना, तो V की जगह मैंने IR पुट कर दिया। V1 क्या पढ़ा दिया, IR1, V2 IR2, V3 IR3। I कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कैंसिल आउट हो गए, तो R इक्वल क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे कंबाइन होता है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, दूसरा जो कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कैसा कॉम्बिनेशन पढ़ना है, पैरेलल। पैरेलल अभी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसमें सारा प्लस एक जगह, सारा माइनस एक जगह। सपोज करो ये एक वायर है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है। इसके सारे एक पॉइंट को एक जगह से कनेक्ट कर दिया, दूसरे पॉइंट को दूसरी जगह से कनेक्ट कर दिया कनेक्ट। इसको हमने बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3। एक वोल्टेज लिया और एक की लगा दिया, की हमने ऑन की, करंट चली। देखो जैसे ए पे आई तो करंट को मिले तीन पाथ। यहाँ पे पाथ जो था सेम था, पाथ सेम होता है तो करंट सेम होती है, रट्टा लग गया। पाथ सेम होता है तो करंट सेम होती है। यहाँ पे पाथ चेंज हुए तो करंट चेंज हो गई, I1, I2, I3। अब सारा प्लस एक जगह से कनेक्ट है, सारा माइनस एक जगह से कनेक्ट है, इसलिए सबके लिए V जो होगा वो सेम होगा। मान लो V इतना है, इसको की कह दिया, स्विच कहते हो इंग्लिश में। अच्छा, तो I इक्वल आपके पास क्या आया, I1 प्लस I2 प्लस I3 आया। I इक्वल, जब V इक्वल IR होता है तो I इक्वल क्या होगा भाई, V इक्वल IR है, तो I इक्वल क्या आ जाएगा, V अपॉन R। तो इसकी जगह मैंने V अपॉन R पुट कर दिया, इसकी जगह V अपॉन R1 पुट कर दिया, V अपॉन R2 पुट कर दिया, V अपॉन R3 पुट कर दिया। V अपॉन R, V कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कॉमन लिया, कट गया। अच्छा, दूसरी जगह कट गया, यहाँ कटा लो, तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आपके पास फॉर्मूला क्या आया है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल क्या आया है, 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इनको रिवाइज करना। अब इस चैप्टर में केवल एक पावर का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और एलॉयज का बचा हुआ है, जो कि 10 से 15 मिनट की क्लास है। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगा, जिससे पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।